इस वीडियो में हम लेखांकन से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। आप 11th-12th में लेखांकन के बारे में जानकारी, जो बेसिक्स जानकारियाँ हैं वो आपको है, लेकिन हम उन्हीं बातों को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ताकि हमें उसको वापस रिमाइंड हो जाए और हम आगे इसको देखेंगे। सदियों से लेखांकन लेखापाल के वित्त संबंधित हिसाब किताब रखने तक सीमित रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते व्यावसायिक वातावरण ने लेखापाल को संगठन एवं समाज दोनों में अपनी भूमिका एवं कार्यों के पुनः मूल्यांकन के लिए बाध्य कर दिया है। लेखापाल की भूमिका मात्र व्यापारिक सौदों के हिसाब लेखक से निर्णायक मंडल को उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराने वाले लेखक सदस्य के रूप में हो गई है। पुराने समय में लेखा सिर्फ एक अपनी जानकारी के लिए रखा जाता था, लेकिन क्योंकि पहले बहुत छोटे से बिजनेस हुआ करते थे, बहुत कम लोग बिजनेस किया करते थे, लेकिन अब ये बहुत बड़ा व्यापक रूप ले लिया है इसने, और आज उसकी बहुत ज़्यादा महत्ता भी है। तो विस्तृत रूप से लेखांकन आज मात्र पुस्त लेखन एवं वित्तीय प्रलेख तैयार करना ही नहीं, बल्कि उससे बहुत आगे। आप ये जानते हैं जो बैलेंस शीट होती है, आप पढ़ के आ चुके हैं 11th-12th में, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सभी आप, और फाइनल अकाउंट सभी पढ़ चुके हैं। तो जो बैलेंस शीट बनाई जाती है कंपनी के द्वारा, उसको भी दिखाया जाता है ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में सही स्थिति की जानकारी पता हो, सही स्थिति का उनको जानकारी हो। तो ये जो है पहले बहुत छोटे रूप में होता था, लेकिन अब बहुत बड़ा व्यापक रूप लेने के साथ साथ ये एक सूचना के रूप में भी रूप ले लिया है। तो विस्तृत रूप से लेखांकन आज मात्र पुस्तक लेखन, वित्तीय प्रलेख तैयार करना ही नहीं, बल्कि उससे बहुत आगे है। लेखापाल आज नए विकसित क्षेत्रों जैसे न्यायिक लेखांकन, कंप्यूटर हैकिंग एवं इंटरनेट पर बड़े पैमाने में धन की चोरी जैसे अपराधों को हल करना, ई कॉमर्स, वेब आधारित भुगतान प्रणाली, वित्तीय नियोजन, पर्यावरण लेखांकन आदि में कार्य करने के योग्य है। आज की जो जनरेशन है वो अच्छी तरह समझती है कंप्यूटर हैकिंग, इंटरनेट, ई कॉमर्स के बारे में आप लोगों को जानकारी है, और इन अपराधों को हल करने जैसा कार्य और वेब आधारित भुगतान और किसी प्रकार की कोई चोरी वगैरह है तो वित्तीय नियोजन, पर्यावरण लेखांकन आदि में कार्य करने के योग्य है। इस अनुभूति का कारण है कि आज लेखांकन प्रबंधकों एवं दूसरे इच्छुक व्यक्तियों को वह सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम है जो उन्हें निर्णय लेने में सहायता प्रदान कर सके। समय के साथ लेखांकन का यह पक्ष इतना अधिक महत्वपूर्ण बन गया है कि आज ये सूचना प्रणाली के स्तर तक पहुंच गया है। एक सूचना प्रणाली के रूप में ये किसी भी संगठन की आर्थिक सूचनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित कर उनका संप्रेषण उन विभिन्न उपयोगकर्ताओं तक करता है जिनके निर्णय एवं क्रियाएं संगठन के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। अब लेखांकन का अर्थ क्या है? हमने देखा है कि सामान्य शब्दों में एक कहावत भी है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। तो पहले उसका देने से पहले किसी भी सामान को उसको लिख लिया जाए, उसको अंकित कर लिया जाए। तो अब हम देखते हैं कि लेखांकन का अर्थ क्या है। वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA ने लेखांकन की क्या परिभाषा दी है? लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला है। यानी जो लेखांकन रखा जाता है वो पहली चीज क्या होगी? मुद्रा के रूप में होना चाहिए, और फिर उसको लिखना, उसको वर्गीकृत करना और उसको संक्षेप में व्यक्त करके परिणामों का विश्लेषणात्मक व्याख्या करना लेखांकन है। अब उत्तरोत्तर आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप लेखांकन की भूमिका एवं क्षेत्र का विस्तार हुआ है। वर्ष 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन
AAA ने लेखांकन को परिभाषित किया है। लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अब ये एक चक्र है लेखांकन प्रक्रिया का। लेखांकन प्रक्रिया, लेखांकन सूचना का संप्रेषण, फिर निर्णायक आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता, आर्थिक घटना। ये एक तरह का आपका लेखांकन प्रक्रिया का चक्र है। लेखांकन निर्णयकर्ताओं को आर्थिक क्रियाओं एवं उनके निर्णयों के परिणामों से जोड़ता है। 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA ने कहा कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराना है जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती है और जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती है। अब आप ये देखें, लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए अब आर्थिक घटनाएं, उसकी पहचान, मापन, अभिलेखन, संप्रेषण, संगठन और सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता। अब लेखांकन का इतिहास भी है। लेखांकन का इतिहास क्या कह रहा है? लेखांकन की अद्भुत परंपरा है। लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की सभ्यता। लेखांकन के बीज पहली बार शायद ईसा के 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में बो दिए गए थे, जहां मजदूरी एवं करों के भुगतान संबंधी लेन देनों का लेखा मिट्टी की एक पट्टी पर किया जाता था। इतिहास साक्षी है कि इजिप्ट के लोग अपने खजाने, जिनमें सोना एवं अन्य दूसरी कीमती वस्तुएं रखी जाती थी, के लिए एक प्रकार के लेखांकन का प्रयोग करते थे और वे माहवार ब्यौरा राजा को भेजते थे। बेबीलोनिया, जिसे वाणिज्य नगरी कहा जाता था, वाणिज्य के लेखांकन का उपयोग धोखाधड़ी एवं अक्षमता के कारण होने वाली हानि को उजागर करने के लिए किया जाता था। ग्रीस में लेखांकन का प्रयोग प्राप्त आगम के खजानों में आवंटन, कुल प्राप्तियों, कुल भुगतानों एवं सरकारी वित्तीय लेन देनों के शेष का ब्यौरा रखने के लिए किया जाता था। रोमवासी विवरण पत्र अथवा दैनिक बही का प्रयोग करते थे, जिनमें प्राप्ति एवं भुगतान का अभिलेखन किया जाता था तथा उनमें प्रति माह खाता बही में खतौनी की जाती थी। 700 वर्ष ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, चीन में 2000 वर्ष ईस्वी पूर्व में ही बहुत ही परिष्कृत रूप में राजकीय लेखांकन का उपयोग होता था। भारत में लेखांकन का प्रचलन 2300 शताब्दी पूर्व कौटिल्य के समय से माना जा सकता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक मंत्री था, जिसने अर्थशास्त्र के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें लेखांकन अभिलेखों को कैसे रखा जाए का वर्णन किया गया था। लुकास पेसियोली, जो व्यापारी श्रेणी के संबंध रखते थे, की पुस्तक सुमा डे अरिथमेट्रिक जियोमेट्रिक प्रोपोर्शनिटी पर प्रोपोर्शन अंक गणित एवं रेखागणित के पूर्वावलोकन के अंश को द्विअंकन पुस्तपालन पर पहली पुस्तक माना गया। इस पुस्तक के एक भाग में व्यवसाय एवं पुस्तपालन के संबंध में लिखा है। पेसियोली ने यह दावा कभी नहीं किया कि वह द्विअंकन पुस्तपालन का आविष्कारक है। उसने तो इसके ज्ञान का विस्तार किया था। इससे ऐसा लगता है कि शायद उसने समकालीन पुस्तपालन ग्रंथों को अपनी इस उत्तम रचना का आधार बनाया। अपनी इस पुस्तक में उसने आज के लेखांकन के सर्वप्रचलित शब्द नाम डेबिट जमा क्रेडिट का उपयोग किया। इन संकल्पनाओं को इटली की शब्दावली में प्रयुक्त किया गया था। डेबिट शब्द इटली के शब्द डेबिटो से निकला है, जो लैटिन शब्द डेबिटा व डेबियो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्वामी का ऋणी होना। क्रेडिट शब्द इटली के क्रेडिटो शब्द से निकला है, जो लैटिन शब्द क्रेडा से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्वामी में विश्वास या स्वामी की देनदारी। द्विअंकन प्रणाली को समझाते हुए पेसियोली ने लिखा कि सभी प्रविष्टियां 2 बार अंकित की जाती हैं, अर्थात यदि आप एक लेनदार बनाते हो तो आपको एक देनदार बनाना होगा। उसका कहना था कि एक व्यापारी के उत्तरदायित्वों में अपने व्यवसाय में ईश्वर की महत्ता को बढ़ाना, व्यवसाय के कार्यों में नैतिकता तथा लाभ कमाना सम्मिलित है। उसने विवरण पत्र, रोजनामचा, खाता बही एवं विशिष्ट लेखांकन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की। ये आपका लेखांकन का इतिहास है। अब हम आगे देखें, आर्थिक घटनाएं भी हैं कुछ। व्यावसायिक संगठनों का संबंध आर्थिक घटनाओं से होता है।
आर्थिक घटना से तात्पर्य किसी व्यावसायिक संगठन में होने वाले ऐसे आर्थिक लेन देनों से है जिसके परिणामों को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। हमने प्रारंभ में भी देखा है कि मुद्रा के रूप में मापी जाने वाली चीजों का लेखांकन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मशीन का क्रय, उसके स्थापना विनिर्माण के लिए तैयार करना एक घटना है जिसमें वित्तीय लेन देन समाहित है, जैसे मशीन का क्रय, मशीन का परिवहन, मशीन स्थापना स्थल, स्थापना पर व्यय, परीक्षण संचालन। इस प्रकार लेखांकन की किसी आर्थिक घटना से संबंधित समूह को पहचान करता है। यानी जो भी घटनाएं जो कि मौद्रिक लेन देन से संबंधित है वे आर्थिक घटनाएं हैं और जिनका की लेखा किया जाता है या जिनका लेखांकन किया जाता है। ग्राहक को माल का विक्रय, कंपनी द्वारा अपने ग्राहक को सेवाएं प्रदान करना, आपूर्तिकर्ताओं से माल का क्रय, मकान मालिक को मासिक भुगतान करना, ये सभी क्रियाएं जो कि मौद्रिक लेन देन से संबंधित हैं और इनका लेखा रखा जाता है। पहचान करना, मापना, लेखा जोखा संप्रेषण। इसका अर्थ यह निर्धारित करना है कि लेन देनों का अभिलेखन किया जाए, अर्थात इसमें उन घटनाओं की पहचान करना जिनका अभिलेखन किया जाना है। इसमें संगठन से संबंधित सभी क्रियाओं का अवलोकन कर केवल उन्हीं क्रियाओं का चयन किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति की है। ये हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आप जानते भी हैं कि जो मौद्रिक लेन देन से संबंधित है या जो वित्तीय प्रकृति के हैं उनका लेखा जोखा रखा जा रहा है। लेखा पुस्तकों में लिखने, निर्णय लेने से पहले व्यावसायिक लेन देन एवं दूसरी आर्थिक घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मानव संसाधन का मूल्य, प्रबंधकीय नीतियों में परिवर्तन, कर्मचारियों की नियुक्ति महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, लेकिन इनमें किसी को भी लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है। यद्यपि जब भी कोई नकद या उधार क्रय अथवा विक्रय करती है अथवा वेतन का भुगतान करती है तो उसे लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है। जिन सौदों को, जिन लेन देनों का मौद्रिक रूपांतरण हो सकता है, मौद्रिक रूप में जिसको आप लेखे के रूप में रख सकते हैं, वही लेखे जोखे रखे जा सकते हैं। मुद्रा के रूप में जिनको नहीं अंकित नहीं किया जा सकता उनका लेखा नहीं रखा जाता है। मापन, इसका अर्थ है मौद्रिक इकाई के द्वारा व्यावसायिक लेन देनों का वित्तीय प्रमापीकरण, अनुमान, उधार रुपए, पैसों की इकाइयों का अभिलेखन, प्रयोग, अर्थात मापन की इकाई के रूप में और पैसे। अभिलेखन, जब एक बार आर्थिक घटनाओं को पहचान व मापन वित्तीय रूप में हो जाता है तो इन्हें मौद्रिक इकाइयों में लेखा पुस्तकों में तिथिवार अभिलिखित कर लिया जाता है। ये हम भी जानते हैं कि जो लेखे मौद्रिक रूप में हैं, मौद्रिक इकाई के रूप में जिनको मापा जा सकता है उनका लेखा किया जाता है, वो तिथिवार उसके अंदर लेखा रखा जाता है, पुस्तकों में तिथिवार उनका लेखा रखा जाता है। आर्थिक घटनाओं की संप्रेषण, आर्थिक घटनाओं की पहचान की जाती है, उन्हें मापा जाता है, उनका अभिलेखन किया जाता है और सूचना तैयार होती है, उनको प्रबंधकों, दूसरे आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता एक विशिष्ट रूप में संप्रेषण होता है। इसके अलावा सूचना के रूप में भी जो इसके इच्छुक हैं उपयोगकर्ता, उन तक भी ये लेखे जोखे जो रखे जा रहे हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है। अब किस तरह से लेखांकन का संबंध व्यवसाय की वित्तीय सूचना के संप्रेषण से है तथा इसे व्यवसाय की भाषा भी कहा जाता है। अनेक उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वित्तीय सूचना की आवश्यकता होती है। इन उपयोगकर्ताओं को दो वर्गों में बांटा गया है, आंतरिक उपयोगकर्ता, बाह्य उपयोगकर्ता। अब आंतरिक उपयोगकर्ता में मुख्य कार्यकारी, वित्तीय प्राधिकारी, उप प्रधान, व्यावसायिक इकाई प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, स्टोर प्रबंधक, लाइन पर्यवेक्षक। जबकि बाह्य उपयोगकर्ता कौन कौन से हैं? जो वर्तमान और भावी निवेशक हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं, क्रेडिटर्स, उसमें बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, ऋण पत्र धारक, दूसरे ऋणदाता, कर अधिकारी, टैक्स ऑफिसर, नियमन एजेंसी, कंपनी मामलों का विभाग, कंपनी रजिस्ट्रार, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, श्रम संगठन, व्यापारिक संघ, स्टॉक एक्सचेंज एवं ग्राहक आदि। लेखांकन सूचना को उपयोगी बनाने के लिए निम्न को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।
आर्थिक निर्णय लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराना, यदि कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। वित्तीय विवरणों को सूचना के प्रमुख स्रोत मानकर उन पर निर्भर करने वाले उपयोगकर्ताओं की सेवा करना। संभावित रोकड़ प्रवाह की राशि, समय व अनिश्चितता के पूर्वानुमान लगाने एवं मूल्यांकन के लिए उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए प्रबंधकों की योग्यता की जांच के लिए सूचना प्रदान करना। ऐसे विषय जिनकी व्याख्या, मूल्यांकन, पूर्वानुमान या आकलन किया जाता है, उनको निहित संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक सूचना प्रदान करना और समाज को प्रभावित करने वाले कार्यों से संबंधित सूचना प्रदान करना।